न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि एक्सट्रीम लेवल पे अगर हम जाएंगे तो लगभग 42 लाख मौतें हुई हैं भारत में। वकीलों की कमाई तो बिल्कुल ही खत्म कर दी। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें बहुजन समाज के वकीलों को हो रहा, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि मतलब हिंदू रीति रिवाज में भी लोगों को हिंदू रीति रिवाज से भी जलाने का मौका नहीं दिया गया। शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ पे पीआईएल पे संज्ञान लेकर के सरकार ने हमारी मांग को पूरा किया। सरकार का जो नियम है जिसमें सरकार ने ये तय किया था कि 18 से लेकर 44 वर्ष के जो उम्र के युवक युवतियाँ जो भी लोग हैं भारत के, उनको जो है कोरोना का टीका पड़ना शुरू होगा, यानी शुरुआत हो भी गई। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग था जिनको जो है ऑनलाइन प्रक्रिया, यानी कि 18 से 44 वाले में जो टीकाकरण में जो नियम रखा गया, उसमें ये नियम था कि जो ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे उन्हीं को ये टीका पड़ेगा। लेकिन हमने जब ये स्टडी दिखाई तो हमने दिखाया कि जो रिक्शा वाले हैं, जो ठेला वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, वो टीकाकरण कैसे कराएंगे? उनको तो ऑनलाइन आता नहीं है, उनका जो मोबाइल है वो ठीक से इस्तेमाल करने नहीं आता है। फेसबुक यूट्यूब चलाना अलग बात होती है, लेकिन किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करना और ये एक अलग प्रक्रिया होती है। बाद में जो है सरकार ने इस पर एक नियम बनाया कि अब जो है बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी जो युवक युवतियां हैं जो 18 से 44 वर्ष के उम्र के हैं वो भी टीका लगा सकते हैं। लेकिन हमारे खबर का ये कह सकते कि हमने उनका खबर दिखाया, लेकिन ये हमारे खबर का जो है हल्का सा असर इसको हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे साथ हैं एडवोकेट नंद सागर पासवान जी। इन्होंने इस मसले पर जो है पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस पर क्या हुआ हम उनसे ही बात करेंगे। मोबाइल तो स्मार्टफोन बहुत लोग रखते हैं। हमने बताया गवर्नमेंट को और हाईकोर्ट को कि 28% लोग ऐसे हैं बिहार में जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 72% लोग के साथ ये अन्याय होता, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का क्लियर वायलेशन है। तो उस पर सरकार ने संज्ञान लिया, जिसका हम धन्यवाद करते हैं। शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ पे पीआईएल पे संज्ञान लेकर के सरकार ने हमारी मांग को पूरा किया। इसमें मुख्य हमने कुछ सुझाव दिए सरकार को कि जैसे सरकार ने अभी माना कि पीएचसी के थ्रू लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा, बट पीएचसी से भी छोटा होता है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हमारा डिमांड है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही नहीं, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स तक को इसमें ट्रेन किया जाए, लोगों को फ़ायदे बताए जाए कि टीकाकरण के क्या फ़ायदे हैं, लोगों तक जन जन तक ये बात पहुंच सके और सभी को टीकाकरण का लाभ मिल सके। जिस तरीके से इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में भी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे लोग अपना मतदान करते हैं और पोलिंग बूथ्स होती है, तो पोलिंग बूथ लेवल पे भी एक सूची बनती है। उस तरीके से सूची बना करके भी लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव की तरफ आकर्षित किया जा सकता है और लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, जिससे कि कोई भी इंसान वंचित नहीं रहेगा। लेकिन ये जो जटिल प्रक्रिया सरकार ने बनाई थी वो बहुत ही गलत था और हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्लियर वायलेशन होता है। हमारा दूसरा सवाल ये है सर कि अभी पिछले कई दिनों से जो है, कई महीनों से, पिछले साल भी कोरोना का असर रहा है, जिसमें बहुत सारे जो है कोर्ट भी बंद रहे हैं, चाहे वो बिहार राज्य के हों या यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, अभी हाई कोर्ट भी बंद ही है। अभी कुछ नोटिफिकेशन निकला है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल सुनवाई होगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वैसे बहुत सारे वकील हैं जिनका काम एफिडेविट से होता था या अन्य चीज़ें से होती, उनका जीवन व्यापन कैसे हो रहा है, उनका घर कैसे चल रहा है? सीधा सवाल कि उनका घर कैसे चल रहा है। देखिए, इस बात पे भी मैं आज ही की बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का सह संयोजक भी हूँ और आज हमारी एक राष्ट्रीय मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें हमने इन सारे मुद्दों पे बात रखी और जल्दी ही इस पे भी एक जनहित याचिका हम दाखिल करने वाले हैं। चूँकि अभी हाईकोर्ट अभी बंद है तो ये फाइलिंग नहीं हो सकती है। कॉम्पनसेशन के ऊपर हम फाइल करने वाले हैं पीआईएल, चूँकि भारत सरकार ने ये पूरा का पूरा आपदा घोषित कर दिया, पहले ही घोषित कर दिया है कि आपदा है। और जब पैंडेमिक घोषित हो चुका है तो जो भी मौतें हो रही हैं
वो इस पैंडमिक से ही हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है हॉस्पिटल से, वो कॉज ऑफ डेथ जो है वो ये नहीं बताया जाता है कि वो कोविड से हुआ है। तो हमारी डिमांड है कि जिन लोगों की भी डेथ हुई है, अगर किसी का कोविड पॉजिटिव आया, लोग घर पे भी उपचार कराते हैं, घर पे भी इलाज कर रहे हैं, होम क्वारंटीन होते हैं, उस दौरान भी लोगों की मौतें हो रही हैं। अनफॉर्चुनेट है ये। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को जिन लोगों की डेथ हुई है वो तो काउंट भी नहीं होती है। एक तो नंबर्स का खेल हो जाता है कि उनको कोविड डेथ में नहीं काउंट किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि आप जानते हैं कि पप्पू यादव जी भी इसी बात को आगे बढ़ा रहे थे कि मौतें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं, आंकड़ों का जो खेल हो रहा है वो बहुत गलत है। कई रिपोर्ट भी आए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट है कि भारत में 12 से 13 लाख लोग मर गए, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं भारत सरकार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि एक्सट्रीम लेवल पे अगर हम जाएंगे तो लगभग 42 लाख मौतें हुई हैं भारत में, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, जो कि मैं भी मानता हूं बहुत हद तक सही है। आंकड़े दिखाए जा रहे थे कि कोविड से मौत होने में 2 या 3 लोगों की मौत हो रही थी या 4 लोगों की एक दिन में, लेकिन आप जब गंगा घाट पे जाते थे तो वहाँ देख रहे थे, जैसा कि बनारस जी, बहुत सारे लोगों ने देखा कि लाशें किस तरीके से नदी में तैर रही थी और बालू में गाड़ा गया है लाशों को। मतलब हिंदू रीति रिवाज में भी लोगों को हिंदू रीति रिवाज से भी जलाने का मौका नहीं दिया गया। ये तो सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। सरकार से सवाल होना चाहिए इस पे। एक अगर हम सर आंकड़ा मांगे कि इस कोरोना काल में कितने लोग ऐसे प्रभावित हुए हैं, खास करके वकील, या कितने वकील की जो है कोरोना से जान चली गई, आंकड़े तो सर हमारे पास पुख्ता है नहीं, लेकिन एक अनुमान के तहत अगर आप एक वकील हैं तो उस पेशे के अनुसार आपको अंदरूनी जो जानकारी है कि कितने लोग इनसे इफेक्टिव हुए हैं, खास करके वकील। देखिए, वकीलों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है कोरोना ने। पिछले 1.5 साल से कोर्ट्स बंद हैं। माननीय जो जजेस हैं हमारे, जो न्यायाधीश हैं, उनको तो सरकार सैलरी देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वकील हैं, खासकर बहुजन वकील ऐसे हैं जो डेली कोर्ट जाते हैं और डेली कमाते हैं, उसी से सब्जी और दाल आता है उनका। उन लोगों की तो पूरी कमर टूट गई। मान लीजिए कि वर्चुअल के थ्रू थोड़ा बहुत कुछ वकील कमा भी ले रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें कि और भी लोग होते हैं जो मुंशी से जुड़े, मुंशी होते हैं वकीलों के, उनकी तो कमाई बिल्कुल ख़त्म हो गई। उन लोगों के लिए सरकार ने कोई प्रावधान, कोई मदद का कोई नियम नहीं बनाया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और जब हम बार एसोसिएशन की भी बात करते हैं तो बार एसोसिएशन में हम लोग डिमांड तो कई बार कर चुके हैं और होता रहता है कि लॉयर्स को भी कुछ फंड दिया जाना चाहिए। तो लिस्ट तो बन जाता है, वो कागज़ पे खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन वकीलों तक पहुंच नहीं रहा है वो लाभ, और इस चीज़ पे संज्ञान नहीं ले रही है। कोर्ट खुद ही बैठी हुई है। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि हाई कोर्ट के काफ़ी सारे जजेस और लोअर कोर्ट के भी काफ़ी सारे स्टाफ, जजेस, जो अदर स्टाफ हैं, क्लर्क वगैरह हैं, पेशकार वगैरह हैं, सभी कोविड से अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन वकीलों की कमाई तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। उनके साथ बहुत दिक्कत हो रहा है। तो उन लोगों के लिए भी सरकार को कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे कुछ हल निकालने चाहिए कि उनकी रोजी रोटी किसी तरीके से गुजर बसर हो सके। कुछ उनको स्टाइपेंड के तौर पे पैसा मिलना चाहिए। जो भी यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको इमीडिएटली फंड्स को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ये चीज़ नहीं हो रहा। कागज़ पे सारी चीज़ें बनाई जा रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा। एक हमारा सर एक सवाल और है कि जो वर्चुअल सिस्टम कोर्ट द्वारा बनाया गया है, इसमें जो आम लोग हैं, जो वर्चुअल यानी गांव के जो लोग हैं, जो कोर्ट में आते हैं, घूमते फिरते हैं, कभी यहाँ फोटोकॉपी कराने जाते हैं, कभी वहाँ करते हैं, तो वो लोग उस सिस्टम को क्या समझ पाते हैं या उस सिस्टम के कारण उनको क्या परेशानी होती है? देखिए, आप लोग की बात कर रहे हैं, वो जो वकालत कर रहे हैं उस कोर्ट में, आप ये सवाल कीजिए कि कितने वकील को आता है
वर्चुअल में काम करना। मान लीजिए मैं शिक्षित हूँ, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, अच्छा से सब कुछ समझता हूँ, गैजेट वगैरह जानता हूँ, तो मैं कर लूँगा, मुझे आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। खासकर जो पुराने वकील हैं अभी भी गिज़्मो फ्रेंडली नहीं है, उनको इंटरनेट और मोबाइल पे स्कैन करना, डॉक स्कैनर यूज़ करना, ये सब नहीं आता है, वो फाइलिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए तो बहुत समस्या हो रही है, सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, वकीलों के लिए भी दिक्कत हो रही है वर्चुअल हियरिंग के थ्रू। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है सर इससे? सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें बहुजन समाज के वकीलों को हो रहा, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि ज़्यादातर जो बहुजन समाज के वकील हैं वही लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जो बिहार से कहीं से डिग्री लिया है उन लोगों ने अपना प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो किसी तरीके से जिला सत्र न्यायालय वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है, ना ही जो बार एसोसिएशन है उससे कोई मदद मिलती दिख रही है। जबकि बार एसोसिएशन से मदद सबसे पहले मिलनी चाहिए, डालसा का फंड होना चाहिए, नालसा का फंड होना चाहिए, ये सब कहीं नहीं है। कोई फंड नहीं, कोई फंड रिलीज नहीं किया जाता है, लिस्ट बना करके बस खाना पूर्ति किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ मारे जा रहे हैं हमारे बहुजन समाज के वकील। और जितने भी वकील गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी तरीके से, उन लोगों के साथ खाने पीने की दिक्कत हो गई है। आज भी कुछ वकील हमसे बात कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का मैं राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ, तो बहुत सारे वकील हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, जो बहुजन वकील हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि किसी तरीके से कोई प्रावधान किया जाए कि 1000-2000 भी महीने का मिल सके हम लोगों को, सरकार की तरफ से मदद हो या संगठन की तरफ से मदद हो। तो ये सेल्फ हेल्प वाला सिचुएशन हो चुका। अभी हमारे तरफ से मैं हूँ, मेरे कॉलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मुदस्सिर शम्स जो हमारे पार्टनर भी हैं, एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट, हम लोग मिलकर के काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। जैसे बिहार लीगल नेटवर्क की तरफ से हम लोगों ने कोविड किट, जिसमें ऑक्सीमीटर है, छोटे छोटे जो मेडिसिन्स होते हैं वो हैं, वो वेपराइज़र है, ये सारी चीज़ें वकीलों के लिए, सिर्फ वकीलों के लिए हम लोग बांट रहे हैं, ये कर भी रहे हैं। तो एडवोकेट नंद सागर पासवान हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर से, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो तबका, जो खास करके इन्होंने कहा 25% सर जो नेट चलाने वाले हैं, 28% लोग सिर्फ इंटरनेट 28% ही लोग जो है बिहार में इंटरनेट यूज़ करते हैं। बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिनको पता नहीं, वो आधार कार्ड है उनके पास लेकिन पता नहीं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। उनके लिए इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है और आर्टिकल 21 यानी जो जीने का अधिकार कहता है उसका हनन था। लेकिन बाद में सरकार ने इनकी बातों को माना और आज बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी उनके लिए सिस्टम बना दिया है कि आप भी जो है आधार कार्ड से जाकर टीका लगवा सकते हैं। वहाँ लिखा दीजिए नाम पता लिखा दीजिए, आपका नंबर आएगा तो आपको टीका लग जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।